तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क एंड एनर्जी। मैं बताना चाहूंगा ये जो वीडियो है ये आप सभी के एग्जाम से लेके रिवीजन से लेके सभी चीजों के लिए इनफ है। फिर भी आप डिटेल में देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके चीजों को देख सकते हो। इसी के साथ गाइस अगर आप चाहते हो कि इसका मैं पीडीएफ आप सभी तक पहुंचाऊं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, मुझे वहां दिखने लगेगा कि आप लोगों का फुल सपोर्ट मिल रहा है, तो वहां ये पीडीएफ और फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ दोनों मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। मैं बताना चाहूंगा प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे तो आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस, हिस्ट्री, लैंग्वेज सब कुछ मिल जाएगा और आप आराम से अपने यूनिट टेस्ट की तैयारी, फाइनल सेमेस्टर की तैयारी सब कुछ बहुत आराम से कर सकते हो। बस मैं ये चाहूंगा कि 9th स्टैंडर्ड की तरफ से भी वही सपोर्ट और प्यार मिले, जिससे हमारे अंदर एक मोटिवेशन और आपके लिए कुछ करने का हमारे अंदर भी जोश आए। तो भाई अपने ग्रुप में हर जगह शेयर कर दो कि प्रदीप सर को भी, हमें हमारी 9th स्टैंडर्ड की गैंग को भी, सब 9th स्टैंडर्ड की गैंग की तरफ से भी प्रदीप सर को सपोर्ट मिलना चाहिए। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी। आज मैं बताना चाहूंगा थोड़ी चीजें मैं फास्ट लेके जाऊंगा, इसका रीजन यही है कि वन शॉट है, कम टाइम में खत्म करना और कम टाइम में आपकी चीजें फटाक से हो जाना। पर मैं बोल रहा हूँ एक देख लोगे आपका हो जाएगा। वर्क एंड एनर्जी, तो गाइस मैं बताना चाहूंगा ये आपको पता रहना चाहिए, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करूंगा, अगर वो डिस्प्लेस हो रहा है तो हम बोलेंगे वर्क हो रहा है, अगर डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो वहां कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। तो व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क। तो क्या बोलेंगे, वर्क। इसके बाद गाइस अभी यहां आप देखो कि आपने छोटे में देखो, अभी तक जैसे ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को अगर मैंने यहाँ से फोर्स धक्का मारा तो ये कहाँ जाता है, इधर। फोर्स भी इधर ही लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, दोनों इसी डायरेक्शन में हो रहा है। बट एक केस ऐसा भी रहता है जिसमें फोर्स एंड जो हमारा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दो डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं। जब दोनों दो डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं उसके लिए हम एक अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, जो चीजें मैं आपको यहाँ दिखाने और बताने वाला हूँ। जैसे आपने छोटे में टॉयज ऐसे लेके चलते हैं, मतलब फोर्स यहाँ लगा रहे हो और बॉडी कहाँ डिस्प्लेस हो रही है, नीचे की तरफ। बॉडी डिस्प्लेस नीचे की तरफ हो रही है और फोर्स आप यहाँ लगा रहे हो, तो दोनों दो डिफरेंट डायरेक्शन में है। बॉडी डिस्प्लेस यहाँ हो रही है एंड फोर्स ऊपर लग रहा है, तो देखो दोनों चीजें दो डिफरेंट डायरेक्शन में। तो इसके लिए सिंपल सा है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। देखो अब ये जो मैं करने वाला हूँ ये आपके लिए अभी नया है, पर जैसे ही राहुल सर ज्योमेट्री का ट्रिगो पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कॉस थीटा की एक्चुअल वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। बट अभी के लिए बस इतना याद रखो, ये थीटा की ये नीचे वाला इसको बोलते हैं एडजेसेंट, और ये 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, और ये है हमारा अदर साइड। तो कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट क्या है, F1, और हाइपोटेनस हमारा क्या है, F। तो इससे हमें नया फोर्स मिल जाएगा, मतलब F1 की वैल्यू मिल जाएगी F कॉस थीटा। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब गाइस फोर्स देखो, ये नया वाला फोर्स जो हमें हमारा जो दो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, इसलिए मैंने एक नया फोर्स F1 लिख दिया। अब F1 की वैल्यू क्या हो गई, F cos थीटा इंटू एस। अब ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, F और S, मतलब आगे रख दो, अच्छा लगता है ऐसे, इसको आगे ऐसे रख दो, शादी। ओके, तो ये बन गया हमारा नया वर्क का फॉर्मूला। जब दो डिफरेंट डायरेक्शन में तो जनरली तभी यूज किया जाता है, और बाकी में भी यूज करोगे तो भी आपका आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। तो चलो हम इसका यूज करके फटाफट ये सभी बॉक्सेस को भर लेते हैं, जल्दी 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 फटाफट, क्योंकि हमारा ये वन शॉट लेक्चर है। तो W इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अब गाइस देखो, जब कॉस थीटा की वैल्यू, जब थीटा 0 डिग्री रहेगा, थीटा कितना रहेगा, 0 डिग्री, थीटा कितना, 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है, 1। तो हमारा W इक्वल टू क्या आ गया, Fs। और सही बात है ना कि अगर दोनों ये सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ एंगल किधर बनेगा, एंगल बनेगा ही नहीं ना। और जब एंगल नहीं बनेगा तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते, यही यूज करते थे, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। जब थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री हो, तो cos 0 डिग्री कितना होता है, 1। cos 0 डिग्री 1 होता है, और Fs को 1 से मल्टीप्लाई करो तो Fs आ जाएगा। अब आगे दूसरा अगर हम देखें तो फटाक से आप देखो गाइस, अगला ये दिया हुआ है कि जब यहाँ कंक्लूजन, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। अब गाइस अगला, जब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, तो उस समय क्या होगा, ये देखो ग्रीन कलर दिख रहा है,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अब जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 पे है तो कॉस की जगह क्या आ जाएगा 90। अब कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 जीरो होता है, कॉस 90 जीरो होता है, तो ये जीरो को पुट करोगे ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जीरो। तो जब जब हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो यहां होता है जीरो वर्क। जीरो वर्क, ओके। अब इसके बाद 180 डिग्री, अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो एंगल कितना बनेगा 180। एंगल कितना बनेगा 180। मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूं। एफ एस कॉस थीटा कॉस 180। अब अगर कॉस 180 है तो 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 तो W इक्वल टू क्या आ गया, देखो माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस एफ एस। मतलब यहाँ जो वर्क होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क कब होता है, नेगेटिव वर्क कब होता है, ये मैंने फाइंड करके भी दे दिया। अब चलते आगे। अगला गाइस, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। अभी हमने देखा था कि जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रहेगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रहेगा एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में रहेगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रहेगा तो वर्क इज पॉजिटिव। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, और थीटा इक्वल टू 180 है मतलब वो हमारा वर्क क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसके बाद गाइस, अगर फोर्स, हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और उस कंडीशन में वर्क हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये चीजें यहाँ ऑलरेडी मैंने की है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो वर्क इज पॉजिटिव। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, देन वर्क इज नेगेटिव। जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हमारा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, और उस केस में वर्क हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये वाला पहले डेफिनेशन था, हाँ ये डेफिनेशन देखो, ये डेफिनेशन आपको याद रखना चाहिए। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इक्वल टू 1 मीटर। 1 जूल, आपको जूल पता है, वर्क का भी यूनिट होता है, एनर्जी का भी यूनिट होता है। और 1 न्यूटन किसका होता है, न्यूटन हमारा फोर्स का, और मीटर किसका होता है, आप सभी को पता है, डिस्प्लेसमेंट का। तो हम यहाँ ऐसा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है मतलब मीटर। अब यहाँ 1 लगा दो। अब देखो मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई ऑन अ ऑब्जेक्ट, इट डिस्प्लेस 1 मीटर, और इसी को क्या बोलेंगे हम, 1 जूल ऑफ वर्क। क्लियर, इसी को देख के हमने पढ़ दिया। अब दूसरा सीजियस यूनिट की बात करें तो वर्क का सीजियस यूनिट क्या होता है, 1 अर्ग, देन ये 1 डाइन। ये ऐसा यूनिट है, ये क्या हमारा ऐसा यूनिट, और ये हमारा क्या सीजीएस यूनिट। और मीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर। फिर से इसको डिफाइन वैसे ही करना है, 1 डाइन फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट, इट डिस्प्लेस 1 सेंटीमीटर, और इसी को क्या बोलेंगे, 1 अर्क ऑफ वर्क। क्लियर, ओके, ये आराम से आप पढ़ सकते हो। आगे एनर्जी, देखो गाइस फिर से वही चीज मैंने बताया, वर्क और एनर्जी, वर्क का ही मतलब, अगर आप वर्क तभी कर सकते हो जब आपके अंदर एनर्जी है, एनर्जी के बिना आप वर्क कर सकते हो क्या, इसीलिए इसका डेफिनेशन एकदम डेफिनेशन उससे रिलेटेड ही है, द कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर कैपेसिटी आपके पास एनर्जी है तो ही आप वर्क कर सकते हो, नहीं तो वर्क कैसे करोगे भाई। इसीलिए जो उसका यूनिट है, जो वर्क का यूनिट है वही हमारे एनर्जी का यूनिट है। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, तो एनर्जी का भी जूल है, तो सीजियस यूनिट ऑफ भी एनर्जी का भी वही है और वर्क का भी वही है, अर्ग। अब यहाँ दो एनर्जी की मेनली हम बात करेंगे, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, जो भी एनर्जी, अगर कोई बॉडी मोशन में है, द एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन के कारण अगर एनर्जी स्टोर हो रही है तो मैं उसको बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी। और अगर किसी स्टेट और सर्टन पोजीशन के कारण, ऑब्जेक्ट एक सर्टन हाइट पे है, एक सर्टन पोजीशन पे है,
और सर्टन पोजीशन के कारण अगर इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर हो रही है तो मेरे लिए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। आप सभी को पता है कि अगर एक सर्टन हाइट पे नहीं होगा तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और H की वैल्यू जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक सर्टन स्टेट और सर्टन पोजीशन की जरूरत होती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला mgh होता है। अगर हाइट नहीं है तो समझ लो वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। तो दोनों का एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कि अगर मोशन में, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, और अगर सर्टन स्टेट और एक पोजीशन पे है और रेस्ट में है पर एक पोजीशन पे है तो उसके अंदर कौन सा होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब इसके बाद दोनों का डेरिवेशन, फटाक से हम दोनों का डेरिवेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, वर्क, एनर्जी मतलब ही वर्क होता है, इसलिए वर्क के ही फॉर्मूले का यूज करके काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये लिख दिया। हम सबसे पहले फोर्स, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसके अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे और यही पुट कर देंगे, वर्क हमारा निकल जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, जीरो, इसलिए ये कंडीशन जीरो हो गया। ये हमारे पास क्या बचा, ये जीरो, 1/2 ए टी स्क्वायर, तो ये हमारा सेकेंड और ये हमारा थर्ड। अब ये दोनों को मैं फर्स्ट में पुट कर दूंगा, तो W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट देखो, ये डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट ये देखो यहाँ निकाला 1/2 ए टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ ध्यान से, अब इसके अंदर थोड़ा इसको सिस्टमैटिक कर देते क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, तो नंबर को आगे हमने ले लिया और m इधर आ गया। अब देखो ए क्या हो गया, ए स्क्वायर, और ये पहले से टी स्क्वायर था, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 m ए टी स्क्वायर। दोनों स्क्वायर है तो दोनों को एक साथ में ले लेते हैं, दोनों ही स्क्वायर है इसलिए ये ऐसा। तो अभी तक हमारे पास ये आया है, मैं यहाँ फिर से लिखूंगा आप लोगों के लिए, W इक्वल टू 1/2 m ए टी स्क्वायर। ओके, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब वी नो दैट, अब इसको फाइंड करेंगे, इसको वी नो दैट ए टी स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जीरो होती है तो v इक्वल टू ए टी आ गया। अब मुझे इसके जगह रिप्लेस करना, तो यहाँ स्क्वायर है, मुझे यहाँ भी स्क्वायर चाहिए, तो मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया। पर हमारी मर्जी से नहीं चलता, आपने अगर इस साइड स्क्वायर लगाया तो आपको इस साइड भी स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा, अभी आप चीजें बैलेंस होगी। तो ये इक्वेशन नंबर 5। अब ये 5th को यहाँ पुट कर दूंगा, ए टी स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, वी स्क्वायर रख सकता हूँ, क्योंकि ए टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर है, तो ए टी स्क्वायर की जगह मैं क्या रखता हूँ, वी स्क्वायर। तो पुट 5 इन 4, तो W इक्वल टू 1/2 m ए टी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर आ जाएगा। और गाइज हमें पता है, अभी प्रदीप सर ने बताया, वर्क मतलब ही एनर्जी, एनर्जी मतलब ही वर्क। विदाउट वर्क के बिना एनर्जी नहीं हो सकती, और जब तक एनर्जी नहीं है तब तक वर्क नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, इसीलिए देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ये फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। कोई बॉडी अगर रोटेशन में है, मोशन में, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। हम दूसरी बात है पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बोला अगर किसी बॉडी के अंदर किसी स्टेट एंड पोजीशन के कारण उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है तो वो मेरे लिए क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब सेम, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स गाइस, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। बट मैंने क्या बोला कि बॉडी को एक सर्टन हाइट और स्टेट या रेस्ट में तो भी एक सर्टन हाइट पे है। अब सर्टन हाइट पे है गाइस, तो सिंपल सी बात है, बॉडी को अगर ऊपर से नीचे छोड़ूंगा तो इसके ऊपर एक सर्टन हाइट पे, तो इसके ऊपर अभी भी क्या एक्ट हो रहा है, ग्रेविटी एक्ट हो रहा है ना, इसलिए यहाँ ए नहीं यूज होगा। अगर ये मैं पेन को छोड़ रहा हूँ तो पेन नीचे क्यों आता है, क्यों एक्सेलरेट होता है, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ ये वाला लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होता, यहाँ ये वाला एक्सेलरेशन। अब डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ू, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, तो यहाँ तक हम हाइट क्या लेते हैं, h। ये सर्टन हाइट पे, मैंने बोला एक सर्टन पोजीशन और सर्टन स्टेट, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर हम उसको छोड़ेंगे तो h। इसीलिए W इक्वल टू क्या आ गया, mgh। और आप सभी को पता है वर्क मतलब ही एनर्जी होता है,
तो एनर्जी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया, बस खत्म। अब अगला गाइस, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी, एक आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कभी भी, पहले मैं इसको बड़ा कर दूं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी ना तो खत्म की जा सकती है ना तो बनाई जा सकती है, बस वो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लूँ, देखो आपको पता है कि जो हमारा फैन है वो मशीन है, क्या है, मशीन, आपने सुना होगा कहीं, मशीन है। और ये जो मैं स्विच ऑन ऑफ करूंगा तो यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी दूंगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी, मशीन को घुमाना स्टार्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो गाइस यहाँ लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी एरो इस साइड दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है इंजन और फैन, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो ये वाला एरो, आपने वो जनरेटर देखा होगा जिसको मशीन को ऐसे घुमाते हैं, जैसे ही मशीन को हम घुमाते हैं तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। आपने गांव में देखा होगा कि जनरेटर यूज किया जाता था लाइट को, अगर लाइट चली जाती तो वो भी हम जनरेटर यूज करते हैं। तो मशीन का यूज करके, मतलब मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके, मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके हम क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते हैं। और ऐसे ही बहुत सारा, देखो यहाँ लाउड स्पीकर का भी दिया हुआ है, लाउड स्पीकर मतलब जो हमारे इधर डीजे लगता है तो उसके लिए क्या जरूरी होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे ही हम चालू करते हैं वो किस में कन्वर्ट होता था, साउंड एनर्जी में। तो देखो एरो इस तरह से दिया हुआ है। और माइक्रोफोन में साउंड एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये सभी चीजें, और ये आपको देखना थोड़ा जरूरी है। अब आगे चलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में जो मैंने अभी बताया आपको, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके समझ, और पूरी एनर्जी कांस्टेंट होती है, जो आज है, जो आने वाले 100 साल में रहेगी, सभी एनर्जी जो आज है वो भी 100 साल के बाद भी रहेगी। अपने बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे भी आएंगे। तो या तो हम पहले ले ले, हमारे दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, जितनी एनर्जी उस टाइम थी उतनी ही एनर्जी अभी भी है, बस एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब गाइस फ्री फॉल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिर रहा है तो हम इसको बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। और फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में 10th स्टैंडर्ड के अंदर देखेंगे, अगर चाहिए तो आप सर्च करके देख लो, मैंने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाया, पर इतना समझने की यहाँ जरूरत नहीं है। अब यहाँ हम क्या करेंगे बता, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि एनर्जी क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है, बस अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, एक बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा, बट दोनों को टोटल करोगे तो उसकी वैल्यू सेम आने वाली है। तो ये हम प्रूव करेंगे, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे हमारी एनर्जी तीनों जगह क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखते हैं, प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहले एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी ए। अब गाइस ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है रेस्ट में। मैंने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी तब रहती है जब बॉडी किस में हो, मोशन में हो। तो बॉडी अभी ऊपर रखा हुआ मतलब क्या हो, रेस्ट में, और रेस्ट में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। तो इसलिए हम mv² होता है, पर इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग ऐसे पकड़ के रखा हूँ, तो इसीलिए इसको हमेशा u, इनिशियल वेलोसिटी u से दिखाते हैं। तो 1/2 mv², और u इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। अगर ये 0 होगा तो पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। अभी कैसा, रेस्ट में। आप उसी पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो सिंपल सी बात है, mgh, क्योंकि एक सर्टन हाइट पे है, और सरफेस से लेके उसकी हाइट कितनी है, h है, और बॉडी का खुद का मास है। और जब बॉडी नीचे आएगी किससे एक्सेलरेट होके आएगी, ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक सर्टन हाइट पे, इसलिए mgh है। तो ये हो गया हमारा। अब हम निकालेंगे इसका टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। टोटल एनर्जी में क्या क्या प्लस हो जाए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दोस्तों 0 हो गया, ये हो गया mgh, और टोटल मिला के क्या हो गया, mgh, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, ये हो गया। अब बी पे भी सेम होना चाहिए। एक चीज याद रखना मेरा, जब भी आप काइनेटिक एनर्जी को मेजर कर रहे हो तो उसकी हाइट ऊपर से मेजर करो, और पोटेंशियल एनर्जी की हाइट सरफेस से मेजर करो। मैंने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी की अगर आपको हाइट फाइंड करनी है तो टॉप पोजीशन से फाइंड करना, और अगर पोटेंशियल एनर्जी का फाइंड करना है तो बॉटम पोजीशन से फाइंड करना। ये चीजें दिमाग में रख लेनी, काइनेटिक एनर्जी टॉप पोजीशन से एंड पोटेंशियल एनर्जी बॉटम पोजीशन से।
अब बी पॉइंट पे, अब बी पॉइंट पे फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी। बी क्या फॉर्मूला है, 1/2 mv² ऑफ बी। अब बॉडी मैंने यहाँ से यहाँ रिलीज कर दिया है, मतलब बॉडी मोशन में है और बॉडी कहाँ पहुंची है, बी पे पहुंची है। तो बी पे जब पहुंची है, बॉडी मोशन में है, क्योंकि बॉडी बी पे पहुंचने के टाइम उसमें कितना कितना काइनेटिक एनर्जी वो फाइंड करना रहेगा, क्योंकि बॉडी अब मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी रहेगा। अब मुझे ये वी ऑफ बी फाइंड करना है, वी ऑफ बी, वी ऑफ बी फाइंड करने एकदम सिंपल सा तरीका, b² u² प्लस 2as होता है, बट गाइस इसके अंदर हम चेंज करेंगे। सबसे पहली बात, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। 2a के जगह मैंने बोला बॉडी अगर मैं छोड़ रहा हूं तो क्यों एक्सेलरेट हो रहा है, क्यों एक्सेलरेट, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन हो, इसलिए a की जगह क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। और सर ने अभी बताया कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा, बॉडी यहाँ पहुंचा है तो उसकी हाइट कहाँ से लेना है, ऊपर से लेना है। तो ऊपर से लेंगे तो कितना दिखाई दे रहा है, x, कितना दिखाई दे रहा है, x। बॉडी यहाँ पहुंची है और काइनेटिक एनर्जी के लिए उसको टॉप से लेना है, तो टॉप से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x। तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई है, x। तो v², देखो v² इक्वल टू 2gx, 2gx। तो v² की जगह हम क्या रख देंगे, काइनेटिक एनर्जी b इक्वल 1/2 m, v² ऑफ b की जगह क्या रख देंगे, 2gx, और दोनों साइड से 2 कैंसल, और क्या बचेगा, mgx। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट b, ये निकल गया। अब हम काइनेटिक एनर्जी हमारा निकल गया, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी। फिर से इस बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, तो हमें फॉर्मूला पता है, mgh होता है, पर मैंने क्या बताया कि ये हमें हाइट भी फाइंड करना है ना, हाइट पोटेंशियल एनर्जी के लिए कहाँ से लेना है, बॉटम से लेना है। कहाँ से, बॉटम से। तो बॉटम से हाइट कितनी है, h माइनस एक्स, h माइनस एक्स, ध्यान दो एकदम अच्छे से। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, mgh, अंदर भी ब्रैकेट को देखो, mg को h के साथ किया, mg को x के साथ करेंगे, mgx। हो गया ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी एट बी मिल गया। अब गाइस हमें क्या करना, पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल मिल गया। काइनेटिक और पोटेंशियल में देखो, काइनेटिक का ये है और पोटेंशियल का ये है। अब दोनों के क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी एट बी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अब हम प्लस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कितना है, mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh माइनस mg। अब देखो ये दोनों कैंसल, प्लस mgx, ये माइनस mgx कैंसल। तो हमारे लिए फाइनली क्या बचा, हमारे लिए फाइनली बचा टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी विच इज इक्वल टू mgh। ये भी हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखो ये फर्स्ट ए पॉइंट वाला मिल गया, मैं इसको अलग कलर में लिख देता हूँ। ये फर्स्ट ए पॉइंट पे इतना है, बी पॉइंट पे mgh ही है। अब हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना सी पॉइंट वाला। अगर सी पॉइंट वाला हमारा काम हो गया तो भाई समझ लो हम सही है। तो एट पॉइंट सी, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, बॉडी ऊपर से नीचे छोड़ा है, बॉडी मोशन है, बॉल नीचे आने के बाद फिर से ऊपर आता है ना, मतलब मोशन में है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी क्या होगा, 1/2 mv² ऑफ सी। कौन सी वेलोसिटी रहेगी, सी ना, क्योंकि सी पॉइंट की बात करो तो वेलोसिटी भी सी। अब ये सी फाइंड करना है मुझे, फिर से वही वाला फॉर्मूला, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ध्यान दो फिर से चेंज करूंगा, इनिशियल वेलोसिटी से जीरो हो जाएगी, 2a के जगह पे g आ जाएगा, क्योंकि क्यों एक्सेलरेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। पेट्रोल थोड़ी डाला है बॉल के अंदर, ग्रेविटी के कारण ये नीचे आगे बढ़ रहा है। और बॉडी यहाँ पहुंची है, ध्यान देना, यहाँ पहुंची है। मैंने हमेशा बोला काइनेटिक एनर्जी को टॉप पे से लेना है, तो टॉप पे से देखो, टॉप पे से टोटल हाइट कितनी, h। काइनेटिक एनर्जी को टॉप पे से लोगे, टोटल हाइट h है, s के जगह पे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब इस v² ऑफ c के जगह पे अब क्या लगाना है, 2gh। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो थोड़ा छोटू सा करना पड़ेगा।
तो एक ही स्लाइड पे सब हो जाएगा तो आपको अच्छा। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो फिर से मैं यहाँ लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी C 1/2 mv² ऑफ C। अब v² ऑफ C की वैल्यू क्या है 2gh, 2gh 2 गए हो। काइनेटिक एनर्जी C क्या आ गया mgh। अब काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या करना, पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर रहे हैं C पे। और भाई देखो ये हाइट है क्या, सरफेस पे आ गया है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या चाहिए रहता है, हाइट चाहिए रहता है। बट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh होता है। और हाइट इसमें अंदर क्या आ गया, हाइट क्या आ गया 0। अगर ये 0 आ गया तो पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया, पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया। बट गाइस अगर हम ध्यान देंगे, अगर अच्छे से फोकस करेंगे तो देखो काइनेटिक एनर्जी एट C पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट C पॉइंट। यहाँ लिखता हूँ टोटल एनर्जी एट C, डायरेक्ट लिख देता हूँ mgh। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी mgh है और पोटेंशियल एनर्जी कितना 0 है। हो गया ना भाई। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ये देखो अब ध्यान से, ये देखो एट पॉइंट A, सॉरी इसको मैंने लिख दिया पॉइंट, mgh और mgh तीनों जगह पे, A पॉइंट पे mgh, B पॉइंट पे mgh, C पॉइंट पे mgh। बस क्या होता है पता है, एक जगह काइनेटिक बढ़ता है तो पोटेंशियल कम हो जाता है, एक जगह पोटेंशियल बढ़ता है तो काइनेटिक कम हो जाता है। बस ये होता है। पर दोनों को टोटल करेंगे तो एनर्जी क्या होता है, रिमेंस कांस्टेंट होता है। क्योंकि आपको बताया कि एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना तो खत्म होती है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो गाइज यहाँ पूरा का पूरा चैप्टर हमने खत्म कर दिया वन शॉट में। मैंने बोला कि अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। बट अगर रिवीजन के लिए और फटाफट चीज़ों को खत्म करने के लिए ये लेक्चर एकदम इनफ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।